अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस बेस्ड स्कूल ऑनलाइन स्टडीज़। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम सोशल स्टडीज़ क्लास 5 के यूनिट नंबर 1 द अर्थ एंड द एनवायरनमेंट से लेसन 2 की रीडिंग करेंगे। आज इसका लेक्चर 1 कंप्लीट करेंगे, यानी हाफ लेसन जो है वो कंप्लीट करेंगे। द टाइटल ऑफ द लेसन इज फ्रॉम वेदर टू क्लाइमेट, कि मौसम से आबो हवा तक। मौसम बेटा जैसे एक दिन जिस तरह का भी टेम्परेचर या गर्मी सर्दी हमारे पास होती है उसे वेदर कहते हैं उस जगह का। लेकिन क्लाइमेट जो है, जब कोई मौसम काफी सालों तक वहां पर एक सा रहे तो उसे उस जगह का क्लाइमेट कहते हैं। ये बेसिक जो है वो डिफरेंस है वेदर और क्लाइमेट में, कि वेदर जो है वो डे टू डे चेंज होता है, लेकिन क्लाइमेट जो है वो कई साल उसी तरह का रहता है। तो आइए इस चैप्टर फ्रॉम वेदर टू क्लाइमेट की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। From weather to climate. In previous classes, you have learned that weather is the name of we use for the changing atmospheric conditions at any given time. कि किसी भी given time में, किसी भी एक दिन में, दो दिन में जब टेम्परेचर चेंज होता है किसी जगह का, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। बिल्कुल। तो पिछली क्लासेस में भी हम वेदर को डिस्कस कर चुके हैं, तो वो दोबारा से बता रहा है कि ये एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो होती हैं हमारे इर्द गिर्द किसी भी खास टाइम के लिए, यानी 24 घंटों के लिए या 2 दिन के लिए, उसे हम वेदर कहते हैं। इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द वेदर कीप्स चेंजिंग। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में वेदर जो है वो चेंज होता रहता है। इट डज नॉट रिमेन द सेम फॉर लॉन्ग। ये ज्यादा अरसे तक एक सा नहीं रहता। सम फैक्टर्स दैट इफेक्ट वेदर, यानी वो क्या फैक्टर हैं जो वेदर को इफेक्ट करते हैं, जिससे मौसम जो है वो चेंज होता है। टू डिटरमिन द वेदर ऑफ अ प्लेस इट इज नेसेसरी टू नोट द टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, विंड्स एंड एयर प्रेशर। तो किसी भी जगह के वेदर को तय करने के लिए कि वो किस तरह का है, उस जगह पर कुछ खास चीजें जो है वो नोट करनी होती हैं। और उनमें से क्या क्या चीजें हैं, क्या जरूरी होता है? वहां का टेम्परेचर देखा जाए कि कितना है, प्रेसिपिटेशन यानी वहां पर बारिश हो रही है या बर्फबारी हो रही है, यानी हवा से जो भी चीज वहां पर गिर रही है वो देखना। ह्यूमिडिटी, कि हवा में नमी का तनासुब कितना है। जैसे अक्सर हम गर्मियों में ठंडे पानी की बोतल जो है वो टेबल पे रखते हैं ना, तो उसके बाहर जो है वो कतरे जमा हो जाते हैं। तो जिस भी एयर में ह्यूमिडिटी होती है वो ठंडे होकर कतरे बन जाती है, यानी वहां पर जो वाटर वेपर्स होते हैं हवा में किस मिकदार में है उसे हम ह्यूमिडिटी लेवल कहते हैं। विंड्स, हवा किस रफ्तार से चल रही है। एंड एयर प्रेशर, और हवा का प्रेशर वहां पर कितना है। बिकॉज अ चेंज ऑफ एनी दीज फैक्टर्स विल इफेक्ट द वेदर, क्योंकि इन पांचों में अगर चेंज आती है तो वेदर भी चेंज होता है, वो वेदर को इफेक्ट करती हैं। मेट्रोलॉजिस्ट्स कैन डिटरमिन द डिफरेंट वेदर कंडीशंस बाय मेजरिंग देम इन द वेदर और मेट्रोलॉजिकल स्टेशन। जो माहिर मौसमियात हैं यानी मेट्रोलॉजिस्ट हैं, वो तय करते हैं किसी भी वेदर कंडीशन को कि वो चेंज हो रही है या रिमेन सेम है। इन पांचों को मेजर करते हैं, वो नापते हैं इन सबको। कहाँ पर? मौसमियाती इदारा जो होता है हमारा, उस स्टेशन पर, यानी मेट्रोलॉजिकल स्टेशन जो है वहां पर वो स्टडी करते हैं इसको। डू यू नो हाउ द डिफरेंट कंडीशंस ऑफ वेदर आर मेजर्ड इन द मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस? क्या आप जानते हैं कि मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस में ये वेदर कंडीशंस किस तरह से मेजर की जाती हैं, नापी जाती हैं? आइए देखते हैं। जी, डू यू नो? A weather station or meteorological station is a place where instruments to measure and record weather are kept. यहाँ पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे वो वेदर की रिपोर्ट्स जो है वो देखते हैं, उसे मेजर करते हैं और उसका रिकॉर्ड भी रखते हैं। अदर इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, यानी कुछ वेदर रिपोर्ट जो है वो तो सामने यहाँ पर मेजर हो जाती है, और कुछ ऐसी चेंजेस होती हैं वेदर की जो कि हमें सैटेलाइट के थ्रू मिलती हैं, और फिर माहिर मौसमियात जो हैं वो फोरकास्ट करते हैं
कि नेक्स्ट डेज में मौसम किस तरह का रहेगा, यानी ऊपर बादल हैं या सनशाइन होगा, इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें सैटेलाइट के थ्रू मिलती हैं। यहाँ पर बेटा आपको नज़र आ रहे हैं, ये विंड वैन है जो हमें बताती है कि हवा जो है वो किस तरफ को चल रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डायरेक्शंस के लिए एनेमोमीटर होता है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये हमारे पास यानी थर्मोमीटर स्क्रीन होती है जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लगाते हैं। इस वक्त ये क्लोज है, ये वाला पोर्शन ओपन होता है, यहाँ पर एक स्क्रीन होती है जहाँ पर टेम्परेचर नोट किया जाता है। सनशाइन रिकॉर्ड, यहाँ पर सनशाइन की कितनी गर्मी जो है वो सूरज से हमें आ रही है, मिल रही है, यानी सूरज चमकता हुआ है या थोड़ा सा हल्की हमारे पास धूप आ रही है तो सनशाइन जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड होता है। रेन गॉज, यहाँ पर रेन गॉज होता है, इसमें जितनी भी बारिश होती है वो इस एरिया में इस बीकर में आती है और उस पर साइन बने होते हैं जहाँ से ये नोट कर ली जाती है। तो ये एक सिंपल वेदर स्टेशन है। इससे भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें यही होती हैं इसमें जिससे वेदर का पता चलता है। The table given below shows the instruments used to measure different conditions of weather. नीचे जो टेबल दिया गया है इसके 3 पोर्शन बने हुए नजर आ रहे हैं आपको। इनसे हम वेदर कंडीशंस किस तरह से मेजर करते हैं डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट कॉलम है कंडीशंस का कि वेदर कंडीशंस कैसी हैं। सेकंड कॉलम जो है वो है इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजरिंग कि इस वेदर कंडीशन को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। यूनिट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट, उस मेजरमेंट को लिखने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं। यूनिट का मतलब होता है बेटा जैसे हम दूध को नापते हैं तो हम उसके सामने लिखते हैं कि कितने लीटर दूध है। अगर हम दाल को तोलते हैं तो उसके लिए लिखते हैं कि ये कितने किलोग्राम है, कितने केजी है। अगर हम फासले को लिखते हैं तो हम लिखते हैं ये कितने मीटर या किलोमीटर है। ये तमाम यूनिट होते हैं उसके। वेदर कंडीशंस लिखने के लिए भी यूनिट इस्तेमाल होते हैं, वो इस कॉलम में हम स्टडी करेंगे कि कौन सी यूनिट हैं जो इसे लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी, फर्स्ट वेदर कंडीशन क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर्ड विद अ थर्मोमीटर। जी बिल्कुल, दर्जा हरारत जो है वो थर्मोमीटर से हम नापते हैं। इट टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड अ प्लेस इज। ये हमें बताता है कि कोई जगह कितनी गर्म या कितनी सर्द है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम घर में जो थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं वो इस थर्मोमीटर से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। ये एक डबल थर्मोमीटर है जिस पर के निशान लगे हुए हैं कि कितना गर्म या कितना सर्द कोई मुकाम है। इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए, इस थर्मोमीटर के जरिए लेबोरेटरी जो होती है उसे मेट्रोलॉजिकल लैब जो होती है वहां पर इस तरह का थर्मोमीटर होता है जिससे जो है वो वेदर कंडीशन टेम्परेचर की मेजर की जाती है। और इसे किस तरह से लिखते हैं, इसे डिग्रीज में लिखते हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। यानी फ़ारेनहाइट डिग्री को इस तरह से लिखते हैं हम F के साथ डिग्री का साइन बना के और सेल्सियस को इस तरह C के साथ निशान बना के। यानी टेम्परेचर को हम इस तरह से लिखते हैं कि कितना टेम्परेचर है किसी भी जगह का। रेनफॉल यानी बारिश कितनी हुई है। प्रेसिपिटेशन यानी ऊपर से क्या चीज जो है हवा के जरिए जमीन पे आई है, चाहे वो बर्फबारी है या रेनफॉल है। रेनफॉल इज मेजर्ड विद अ रेन गॉज। रेन गॉज होता है बेटा, ये एक बीकर रखा हुआ होता है, यानी जितनी बारिश आ रही होती है किसी भी एरिया में सारी बारिश आ रही है तो जाहिर है इतने एरिया में भी उतनी ही बारिश है, तो ये यहाँ पर इस बीकर में इकट्ठी होती है और इस पर साइन बने हुए होते हैं, यानी 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर। तो जितना पानी इस बीकर में जमा हो जाता है उतने ही मिलीमीटर जो है वो बारिश होती है और इसका यूनिट क्या है, मिलीमीटर्स। विंड डायरेक्शन कि हवा की सिमत कौन सी है, किस तरफ को हवा जो है वो चल रही है। विंड डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय अ विंड वैन। एक विंड वैन लगाई जाती है और उससे वो इंडिकेट करती है। ये एक विंड वैन होती है, यानी एरो बना हुआ होता है। जिस तरफ से हवा आ रही होती है इस एरो का रुख जो है उसकी अपोजिट साइड पे होता है, यानी इस तरफ से विंड आई है तो ये एरो इस तरफ है, अगर इस तरफ से विंड आएगी तो ये घूम के एरो इधर आ जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि विंड की डायरेक्शन चेंज हो गई है। द एरो पॉइंट्स
टू द डायरेक्शन अपोजिट टू वेयर द विंड कम्स फ्रॉम। यानी ये जो एरो है ये हमें बताता है कि अपोजिट साइड से हवा आ रही है, जिस तरफ को इस एरो का रुख होता है उसकी अपोजिट साइड से हवा आ रही होती है। यहाँ पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड द इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, यानी यहाँ पर नॉर्थ, साउथ यानी ये डायरेक्शंस लगी हुई हैं। इस विंड वैन का रुख जिधर को होता है हम देखते हैं कि जी ये साउथ की तरफ है, अगर इधर को हो तो ये नॉर्थ की तरफ है या ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है, और इंटरमीडिएट मीन कि इनके दरमियान में भी कहीं हो सकता है ना, तो उसको मेजर करने के लिए ये विंड वैन यूज होती है। विंड स्पीड कि हवा कितनी रफ्तार से चल रही है, कितने जोर से चल रही है। जैसे कभी कभी आंधी आ जाती है, कभी कभी नॉर्मल हवा होती है, कभी कूल ब्रीज चल रही होती है, तो उसकी स्पीड कितनी है उसे मेजर करते हैं। विंड स्पीड इज मेजर्ड यूजिंग एन एनेमोमीटर। एनेमोमीटर होता है, ये आपको तस्वीर नजर आ रही है इसकी, जिसके जरिए से इसकी स्पीड को नापा जाता है। व्हेन द विंड स्पिन्स द शाफ्ट द स्पीड ऑफ इट्स मूवमेंट इज रिकॉर्डेड। यहाँ पर बेटा शाफ्ट्स लगी होती हैं, उनके अंदर से जब हवा चलती है और वो घूमती है तो पता चलता है कि वो कितने प्रेशर के साथ यहाँ से गुजर रही है, कितनी रफ्तार के साथ यहाँ से गुजर रही है। ये नॉट्स में लिखा जाता है, यानी इसका जो यूनिट है वो नॉट्स है, नॉटिकल माइल पर आवर। जैसे हम लिखते हैं ना गाड़ी की रफ्तार को कि 60 किलोमीटर पर आवर के इतने किलोमीटर वो तय कर रही है, जो विंड स्पीड है उसे नॉट्स में लिखते हैं, इसका यूनिट नॉट्स है। एयर प्रेशर, अच्छा हवा का एक दबाव भी होता है बेटा जमीन पर, यानी हमारी जमीन पर ऊपर से नीचे की तरफ हवा का एक प्रेशर भी होता है। ये एयर प्रेशर किस तरह से मापते हैं? एयर प्रेशर इज द वेट ऑफ द एयर प्रेशर डाउन ऑन द अर्थ सरफेस। हवा जो है वो कुछ ना कुछ वजन भी रखती है, तो वो अर्थ की सरफेस पे वजन भी डालती है। तो कब किस जगह पर उस एयर प्रेशर का जो दबाव है वो कितना है उसे मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर यूज करते हैं। इट इज मेजर्ड बाय अ बैरोमीटर। जी ये बैरोमीटर आपको नजर आ रहा है। बैरोमीटर बेटा इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यहां पर भी थर्मोमीटर की तरह से एक लिक्विड जो है वो फिल किया गया होता है। इसकी शेप इस तरह की होती है, इसकी दोनों साइड पर ये एयर प्रेशर नापने के लिए यहाँ पर पैड्स लगे हुए होते हैं। एयर प्रेशर जितना होता है ये उतना नीचे होते हैं, और ये लिक्विड जो है यहाँ पर उतना ही ऊपर चला जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि एयर का प्रेशर कितना है, और ये मिली बार्स में कैलकुलेट होता है। इसका यूनिट क्या है? मिली बार्स। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ह्यूमिडिटी क्या होती है कि वाटर वेपर कितने हैं, यानी हवा में पानी की मिकदार कितनी है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड अ हैग्नोमीटर। ये हैग्नोमीटर जो है ये हैग्रोमीटर यूज होता है। ये हैग्रोमीटर आप देख रहे हैं जो हवा में ह्यूमिडिटी के बारे में बताता है कि हवा में कितने फीसद पानी शामिल है। ये ग्राम पर किलोग्राम भी हो सकता है, किलोग्राम पर किलोग्राम भी इसके यूनिट हैं ये। क्लाइमेट, यानी हमने वेदर और वेदर कंडीशंस और इसकी मेजरमेंट जो है वो स्टडी कर ली। अब देखते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट इज द वर्ड वी यूज फॉर द कॉमन वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एट लीस्ट 30 years। जी बेटा, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि वेदर जो है वो एक दिन के मौसम को कहते हैं किसी भी जगह के, लेकिन क्लाइमेट जो है वो वर्ड हम तब यूज करते हैं, यानी आबो हवा का, जब कहीं पर वेदर कंडीशन जो है वो एक लंबे अरसे तक सेम रहती है। यानी क्लाइमेट इज द वर्ड वी यूज फॉर द कॉमन वेदर कंडीशंस, यानी एक सी वेदर कंडीशंस रहें ऑफ एन एरिया, किसी इलाके की, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे अरसे के लिए, एटलीस्ट 30 years, यानी कम से कम 10, 20, 30 साल तक जो है वो वेदर कंडीशन मौसम एक सा रहता है, तो हम इस वेदर कंडीशन को उस जगह का क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट इंक्लूड्स द रिकॉर्ड ऑफ टेम्परेचर। और क्लाइमेट जब हम डिसाइड करते हैं किसी एरिया का तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, उतने अरसे के यानी उस लंबे अरसे के लिए
उस जगह का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया होता है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल और स्नो, यानी रेनफॉल और यानी प्रेसिपिटेशन, जो मैंने आपको बताया था कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल या स्नो वहाँ पर कितनी हुई है। मॉइस्चर कितना है, यानी ह्यूमिडिटी कितनी है एयर में। विंड, हवा किस रफ्तार से चल रही है। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हवा का प्रेशर कितना है ज़मीन पर। ये सारी चीज़ों का एक रिकॉर्ड रखा जाता है काफ़ी लंबे अरसे तक, और फिर उस जगह का क्लाइमेट जो है वो डिसाइड किया जाता है। द क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर, कि क्लाइमेट जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों का मुख्तलिफ होता है। इट कैन बी वेरी हॉट, ये बहुत गर्म भी हो सकता है। वेरी कोल्ड, बहुत सर्द भी हो सकता है। और मॉडरेट, यानी टेम्परेट होगा, मोतदिल होता है, यानी ना बहुत गर्मी होती है ना बहुत सर्दी होती है। विच मीन्स नीदर टू हॉट और टू कोल्ड, यानी बहुत गर्म भी नहीं और बहुत सर्द भी नहीं, तो उसे हम मॉडरेट या टेम्परेट जो क्लाइमेट है वो कहते हैं। रीजंस फॉर डिफरेंट क्लाइमेट्स इन द वर्ल्ड। अब देखते हैं कि रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से डिफरेंट हो जाता है क्लाइमेट दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में। लैटिट्यूड, the earth is divided by a series of imaginary horizontal parallel lines. स्टूडेंट्स, आपने ग्लोब स्टडी किया हो, जो मैप ऑफ द वर्ल्ड है, तो उस पर कुछ लाइंस होती हैं, जो कि कुछ लाइंस जो हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं और कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं। इन लाइंस को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं उन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, यानी इस रुख पे सीधी लाइंस होती हैं उस ग्लोब पे, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। इससे हमने अर्थ को डिवाइड कर रखा है। ये एक्चुअल्स लाइन नहीं है अर्थ पर, हमने इमेजिन कर लिया है कि अगर हम इस पोर्शन पे ये लाइन लगा दें तो अर्थ को एटमॉस्फेरिकली डिवाइड किया जा सकता है। एज द अर्थ इज अ स्फीयर, यानी जैसा कि ज़मीन गोल है, दीज सर्कल्स बिकम स्मॉलर एज दे अप्रोचेस द पोल्स। ज़मीन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी जो राउंड शेप होती है ज़मीन की, उससे जो बिल्कुल ऊपर वाला एरिया होता है उसे हम पोल्स कहते हैं। यानी दुनिया में 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है हमारे पास। तो जैसे जैसे ये राउंड जो हैं ये ऊपर की तरफ जाते हैं ज़मीन के, तो ये स्मॉल होते जाते हैं। द इक्वेटर इज एट द सेंटर ऑफ दीज लाइन्स, और जो सेंटर में ग्लोब की लाइन होती है उसे इक्वेटर कहते हैं। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू एग्जैक्टली 2 हाफ्स, और ये एग्जैक्टली सेंटर में होता है, और इससे ज़मीन जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम होती है एक जैसे। एक हिस्सा नॉर्थ साइड पे होता है और एक साउथ साइड पे। द नॉर्दर्न हेमस्फीयर एंड द साउथर्न हेमस्फीयर, उसे हम नॉर्दर्न हेमस्फीयर और साउथर्न हेमस्फीयर कहते हैं, जो साउथ की तरफ होता है, और नॉर्दर्न हेमस्फीयर जो नॉर्थ की तरफ होता है। The sun rays fall directly on the equator, as here the distance between the earth and the sun is the least. अच्छा स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि अर्थ की मूवमेंट 2 तरह की होती हैं, कि एक तो ये स्पिन करती है अपने एक्सिस के गिर्द, और दूसरा ये चक्कर लगाती है सूरज के गिर्द भी राउंड करती है। तो जब ये सूरज के गिर्द राउंड कर रही होती है, तो जो इक्वेटर का एरिया है, यानी ज़मीन का जो सेंटर है, ये सन के सबसे ज़्यादा क्लोज होता है। सो इस वजह से सन रेज यहाँ पर डायरेक्टली जो हैं वो पड़ती हैं, यानी बिल्कुल सूरज के सामने हम होते हैं। और आपको पता ही है कि सूरज जो है वो हमें रोशनी के साथ साथ हीट भी देता है, तो यहाँ पर हीट जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, कि सन रेज फॉल करती हैं डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, यानी सीधी पड़ती हैं इक्वेटर पर। तो यहाँ पर एज हेयर डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज द लीस्ट, यानी ज़मीन के किसी भी हिस्से के मुकाबले में यहाँ पर फासला जो है इक्वेटर का सन से वो सबसे कम होता है, यानी ये सन के सबसे ज़्यादा करीब एरिया होता है। देयरफॉर द रीजन्स क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर एक्सपीरियंसेस अ हॉट क्लाइमेट। तो इस तरह से इक्वेटर जो है उसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं दुनिया में, जो मुल्क हैं दुनिया में, वहाँ पर वो एक्सपीरियंस करते हैं, यानी उनका तजर्बा जो है क्लाइमेट का क्या है, हॉट। वहाँ पर हॉट क्लाइमेट होता है। द रीजन्स विच लाई फार्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर, और वो रीजन्स, वो इलाके, वो मुल्क जो इक्वेटर से दूर होते हैं, रिसीव्स द सन रेज एट एन एंगल, तो
उन पर सन की रेज जो है वो किसी एंगल से पड़ती है, यानी 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, यानी एंगल बना के डायरेक्ट सीधी नहीं होती, तो जिस वजह से उसकी हीट भी कम होती है। द फार्दर द रीजन्स इज फ्रॉम द इक्वेटर, तो जितना कोई इलाका जो है इक्वेटर से दूर होता है, द कूलर इट्स क्लाइमेट, उतना ही उसका क्लाइमेट जो है वो ठंडा होता है, विल बी, यानी उतना ही उसका क्लाइमेट जो है वो ठंडा होता है। द पोल्स विच आर द फारदेस्ट पॉइंट्स फ्रॉम द इक्वेटर, और जो पोल्स हैं यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो इक्वेटर से सबसे ज़्यादा दूर होते हैं क्योंकि वो बिल्कुल ज़मीन के एंड पे हैं। एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्द मौसम जो है वो होता है। हाइट अबव सी लेवल, यानी कोई इलाका जो है वो समंदर से कितनी ऊंचाई पर वाक़ है। The higher a place is situated above sea level, the cooler it is, because the temperature decreases by 1 degree centigrade with every 200 meters of altitude. जितना कोई जगह समंदर के मुकाबले में ऊंचाई पर होती है, उतना ही उसका टेम्परेचर जो है वो कम होता है, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो लेवल कम हो जाता है टेम्परेचर का हर 200 मीटर की ऊंचाई पर। जैसे बेटा हम मरी जाते हैं ना, तो मरी के पहाड़ जो हैं, यानी जब हम पहाड़ पे ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो हर 200 मीटर जब हम ऊंचे हो जाते हैं सी लेवल से, तो वहाँ पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क पड़ता है, यानी मौसम जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। यानी ज्यों-ज्यों हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं मौसम सर्द हो जाता है, और इसको अबव सी लेवल कहते हैं। यानी नापते कहाँ से हैं हम उस लेवल को? सतह, समंदर की सतह से, यानी समंदर जहाँ पे होता है वहाँ से हम उसकी ऊंचाई नापना शुरू करते हैं कि इतनी ऊंचाई पर, इतनी बुलंदी पर हम पहुँच गए हैं समंदर के मुकाबले में। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सेकंड चीज़ आती है कि एक तो हम सी लेवल पे एल्टीट्यूड देखते हैं कि हम समंदर से कितने ऊंचे हो गए हैं, उससे ठंडक पे फ़र्क पड़ता है, यानी टेम्परेचर जो है वो डाउन चला जाता है वहाँ। दूसरी चीज़ आ जाती है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी समंदर से फासला, कि हम हैं तो सी लेवल पे ही लेकिन समंदर से फासले पर आ जाते हैं। जैसे कराची समंदर के बिल्कुल करीब है, लेकिन हमारा शहर गुजरांवाला समंदर से बहुत फासले पर है, तो डिस्टेंस भी मैटर करता है। द सी इज़ कूलर दैन द लैंड इन समर, कि सी जो है वो समर के दिनों में यानी गर्मियों में ठंडा होता है लैंड के मुकाबले में, यानी ज़मीन पर जितनी गर्मी होती है वो समंदर पे उतनी नहीं होती। बिकॉज वाटर रिटेन्स इट्स हीट लॉन्गर देन लैंड डस, कि वाटर जो है वो ज़्यादा देर तक जो है वो हीट को रिटेन करता है ज़मीन के मुकाबले में। इट इज़ वार्मर देन इन विंटर, तो वो विंटर में वार्मर होता है, यानी उसका जो पानी है वो कदरे गर्म होता है। दस इन समर, इसलिए समर में कूल ब्रीजेस ब्लोइंग अक्रॉस द सी कीप रीजन्स नियर द सी कूलर देन रीजन्स लेइंग इनलैंड, तो जो हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं गर्मियों में समंदर की तरफ से, उसके नज़दीक वाले इलाकों को ठंडा रखती हैं, और जो इलाके समंदर से दूर होते हैं यानी अंदर की तरफ होते हैं, वहाँ पर मौसम जो है वो उन इलाकों के मुकाबले में गर्म होता है जो समंदर के नज़दीक हैं, यानी समंदर के नज़दीक वाले इलाके निस्बतन ठंडे होते हैं। इन विंटर, सर्दियों में द रिवर्स हैपन्स, और सर्दियों में ये रिवर्स में होता है, यानी सर्दी जो है वहाँ सर्द हवाएं लेकर नहीं आती समंदर वाले इलाकों में, बल्कि वहाँ पर मॉडरेट सी होती हैं वो हवाएं, ड्यू टू वार्म सी ब्रीजेस, क्योंकि समंदर की तरफ से कौन सी हवाएं आती हैं? वार्म। द कोस्टल रीजन्स, तो जो साहिली इलाके हैं, एंजॉय माइल्ड विंटर्स एज अपोज टू सर्व विंटर इनलैंड, कि जिस तरह से मैदानी इलाकों में या समंदर के दूर वाले इलाकों में सर्दी का मौसम होता है और वहाँ सर्दी होती है, इस तरह जो कोस्टल रीजन है यानी साहिल समंदर के इलाके, वहाँ पर सर्दी कम होती है। जनरल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, अब क्लाइमेट की जनरल टाइप्स कितनी हैं? देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ क्लाइमेट विच आर बेस्ड ऑन लैटिट्यूड, के लैटिट्यूड पर वो डिपेंड करती हैं। लैटिट्यूड बेटा हमने कहा था कि उन लाइन से, जो इमेजिनरी लाइंस हमने बनाई हैं, ज़मीन पर खींची हैं
साइंटिस्ट ने, उसके ज़रिए से हम तय करते हैं। दीज आर पोलर रीजन्स, यानी जो बिल्कुल ज़मीन के दोनों एंड्स पे रीजन है वो पोलर रीजन है। टेम्परेट रीजन्स हैं यानी सेंटर वाले, और ट्रॉपिकल रीजन है यानी सेंटर से जो साइड होती है उसे ट्रॉपिकल रीजन्स कहते हैं। डू यू नो, द फर्दर वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स द कूलर द क्लाइमेट गेट्स, कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते जाएंगे और पोल्स के करीब होंगे यानी ज़मीन के कोनों की तरफ, तो मौसम जो है वो सर्द होता जाता है, सर्दी बढ़ती जाती है, क्योंकि इक्वेटर पर सूरज की जो रेज हैं, सन रेज हैं, वो डायरेक्ट पड़ती हैं, वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, वो एरिया ज़मीन का ज़्यादा करीब है सूरज से, तो वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है। और जैसे जैसे हम उन इलाकों की तरफ जाते हैं जो इक्वेटर से दूर होते हैं, जहाँ पर एंगल रेज होती हैं सन की, वहाँ पर ठंडक बढ़ जाती है। तो आइए ये लैटिट्यूड की लाइंस की मदद से हम इसको मज़ीद अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि ग्लोब पर ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं, तो जो सेंटर में लाइन है ये इक्वेटर की है, और यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, 0, यानी 0 डिग्री डिस्टेंस है। यहाँ से डिस्टेंस स्टार्ट करता है नॉर्थ पोल की तरफ भी और साउथ पोल की तरफ भी। इक्वेटर के बिल्कुल साथ जो इलाके हैं दोनों तरफ, वो टेम्परेट क्लाइमेट के हैं, टेम्परेट लैंड के हैं। उसके बाद जो हम पोल्स की तरफ जाते हैं यानी नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ, तो टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाता है, सर्दी बेतहाशा बढ़ जाती है। इन एरियाज में आपको मालूम है कि बर्फ जमी रहती है, ग्लेशियर्स हैं यहाँ पर, तो ये पोलर क्लाइमेट कहलाते हैं, यानी पोलर रीजन्स हैं जहाँ पर बर्फ जमी रहती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर भी वेरीज करता है और डिस्टेंस भी जो है, ठीक है। तो सेंटर इक्वेटर का है जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यानी जहाँ पर अगर सन जो है वो यहाँ पर है तो इसकी डायरेक्ट रेज आ रही हैं इक्वेटर पर। सन यहाँ है तो यहाँ से एंगल रेज जाती हैं नॉर्थ पोल की तरफ भी और साउथ पोल की तरफ भी, जिससे यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो माइल्ड रहता है। और फिर उसके बाद चूंकि एंड पे बहुत ही तिरछी हो जाती हैं सूरज की शुआएं, हीट कम हो जाती है, तो दोनों पोल्स जो हैं वे बेहद ठंडे हैं, वहां पर बर्फ जमी रहती है। क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, अब हमने जो मैप है हमारे कॉन्टिनेंट्स का, उसकी मदद से भी देखते हैं कि सेंटर वाला एरिया जो है वो ट्रॉपिकल लैंड का है, उसके बाद टेम्परेट लैंड है, और उसके बाद पोलर रीजन। तो इन लाइंस को जब ड्रॉ किया जाता है, इमेजिनरी लाइंस को, तो हमें पता चल जाता है कि किस कॉन्टिनेंट का कौन सा इलाका जो है वो किस तरह के टेम्परेचर में आएगा। यानी आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो कॉन्टिनेंट है एशिया का, इसमें से कुछ इलाके जो हैं वो ट्रॉपिकल लैंड पे हैं, कुछ टेम्परेट लैंड के बनते हैं और कुछ पोलर रीजन में ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर डिवीजन हो जाती है कि किस इलाके का मौसम जो है वो किस तरह का होगा और उसका क्लाइमेट किस तरह का होगा, यानी काफी अरसे तक उसका मौसम किस तरह का होगा। मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, और मेजर जो क्लाइमेटिक रीजन है वर्ल्ड के उनको स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट ये पोलर रीजन्स हैं। These are the coldest parts of the world, यानी ये जमीन के दोनों कोने हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये पोलर रीजन्स हैं जहां पर बर्फ जमी रहती है, ग्लेशियर्स हैं यहाँ पर। इक्वेटोरियल रीजन्स जो इक्वेटर के इधर इर्द गिर्द हैं। द हैवी क्लाउड कवर एंड वायलेंट थंडरस्टॉर्म्स आर द हॉलमार्क ऑफ दीज रीजन्स, यानी इन रीजन्स की जो निशानी है कि यहाँ पर बहुत शदीद तूफान आते हैं, थंडरस्टॉर्म होते हैं, यानी बेहद बारिश होती है, हवा बहुत तेज चलती है और हैवी क्लाउड होते हैं यहाँ पर। तो टेम्परेचर स्टे हॉट थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट हॉट होता है। टेम्परेट रीजन्स, दीज एरियाज हैव अ मॉडरेट टेम्परेचर एंड क्लाइमेट, यहाँ पर मौसम जो है वो बहुत शदीद नहीं होता, मुतदिल होता है, यानी ना बहुत सर्दी होती है और ना बहुत गर्मी, यानी सर्दी और गर्मी दोनों मौसम होते हैं, लेकिन गर्मी जो है वो बहुत शदीद नहीं होती और सर्दी भी बहुत शदीद यानी बर्फबारी वाला मौसम नहीं होता। ट्रॉपिकल रीजन्स, द क्लाइमेट इन दीज रीजन्स इज हॉट एंड ह्यूमिड with high precipitation,
कि यहाँ पर जो है वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा होते हैं हवा में, जिसकी वजह से क्लाइमेट जो है वो हॉट होता है और ह्यूमिडिटी जो है उसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है। डेजर्ट रीजन्स, टेम्परेचर्स हेयर मे रेंज फ्रॉम वेरी हाई इन द डे टू फ्रीजिंग एट नाइट। कि जो डेजर्ट्स होते हैं इनके कुछ इलाकों में दिन के वक्त इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि अगर आप पाँव ज़मीन पे रखें तो उस पर छाले पड़ जाएं, यानी अगर पानी का ड्रॉप गिरे तो वो बॉइल्ड होके फौरन फिनिश हो जाता है डे टाइम में, लेकिन सम टाइम रात को फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाता है, यानी इतनी सर्दी हो जाती है कि वहाँ पर आप रह नहीं पाते, आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगनी शुरू हो जाती है, शदीद ठंडे इलाके हो जाते हैं। हाँ, बर्फबारी तो नहीं हो रही होती लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। माउंटेन रीजन्स यानी पहाड़ी इलाके जो हैं, दीज हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स हैव अ कोल्ड क्लाइमेट। तो ये कोल्ड क्लाइमेट होता है इन पहाड़ों पर। अच्छा, इन पहाड़ों पर भी बेटा बर्फ होती है लेकिन ये इतनी हैवी नहीं होती है जितनी पोलर रीजन्स पे होती है। तो यहाँ क्लाइमेट ठंडा तो होता है लेकिन वो बियरेबल होता है, यानी काबिल बर्दाश्त होता है, यहाँ पर रहा जा सकता है। और डे टाइम जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो वार्मर होता है, यानी बहुत अच्छा मौसम होता है।